आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं को शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस दिन होम्योपैथी को और विकसित करने के लिए समझ और रणनीतियों को भी चुनौती दी जाती है। आइए सुनते हैं इस विशेष दिवस पर शुभकामना संदेश। डॉक्टर चित्रा बसु, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथी, दिल्ली सरकार। नमस्ते। अप्रैल 10 विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनीमान का जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में हुआ। हर साल इसी दिन हम डॉक्टर सैमुअल हैनीमान के योगदान को कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनीमान ने होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाया जो आज एक कंपैशनेट थेरेप्यूटिक हीलिंग सिस्टम की तरह खिला है। एंड दिस सिस्टम इज meant for the overall development of a human being, which in turn can lead to the development of the nation and of the globe. डॉक्टर हैनीमान ने अपने जीवन में सच्चाई की खोज करके ये थेरेप्यूटिक सिस्टम बनाया जिसके द्वारा we can find the true essence of a human being, which eventually can help to get an accurate perception about the real nature of disease and its cure in its most gentle, harmless way. ये सिस्टम हमें एक सस्टेनेबल हॉलिस्टिक अप्रोच के द्वारा पेशेंट्स को ट्रीट करने में मदद करता है because it is based upon unwavering principles and definite axioms. होम्योपैथी हमें हेल्प करता है ये पता करने में कोई भी डिजीज एक पर्टिकुलर पर्सन में कैसे और क्यों आया, मतलब इट इन्वेस्टिगेट्स डीपली इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द डिसीज प्रोसेसेस इन इट्स स्पेसिफिक मैनर। इस प्रोसेस के बाद दवाई की डिस्कवरी करना है। टू बी प्रिसाइज, a phenomenally intricate specific remedy should be prescribed, especially in chronic diseases. अगर philosophically बात करें तो ये रेमेडी जो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं मेनली 3 प्रोसेसेस द्वारा अपना इफेक्ट दिखाता है। A phase of activation of sphere of intellect, a phase of self-realization, a phase of self-actualization. Either philosophy of this system is highly relatable to the aims and objectives of different schools of Indian philosophy, and that's why homeopathy is having a wide recognition in India. This sustainable approach by homeopathy persuades every human being to fulfill his highest purpose of existence, मतलब अपनी जीवन की मकसद ढूंढना, and thereby it can accelerate the development of our nation. That means हर भारतीय नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है। Rightly speaking, in a way, it induces every citizen to abide by Article 51A enshrined in the Constitution of India, which obligates the fundamental duties. अभी तक मैंने होम्योपैथी के बारे में बताया है, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया on February 2nd, 2025, titled Compassion and Primary Health Care. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Director General of World Health Organization, ने ये रिपोर्ट द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया कंपैशन को एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इन हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली इन प्राइमरी हेल्थ केयर। World Homeopathic Day wishes to you all. You may stay healthy in all the dimensions of your life. Thanking you. डॉक्टर A.K. अरुण, वाइस चेयरपर्सन, दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड, दिल्ली सरकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर A.K. अरुण। विश्व होम्योपैथिक दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे होम्योपैथिक जगत की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज पूरी दुनिया बीमारियों, महामारियों के संकट में घिरी है। बड़ी आबादी की वजह से हमारे देश के सामने इलाज एक बड़ी चुनौती है। होम्योपैथी की लोकप्रियता ने एक उम्मीद जगाई है। कई बीमारियां जो लाइलाज बता दी जाती हैं, उसके उपचार में होम्योपैथी की सफलता काबिले तारीफ है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष विभाग ने होम्योपैथी के विकास को लेकर जो पहल की है वह सराहनीय है। हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाने के पीछे यही मंशा है कि होम्योपैथी जनता के लिए सर्व सुलभ हो। होम्योपैथी के आविष्कार
कारक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की याद में मनाया जाने वाला विश्व होम्योपैथिक दिवस एक प्रेरणा और जिम्मेवारी के रूप में हमारे सामने है। देश और दुनिया के सभी होम्योपैथिक चिकित्सक आज के दिन यह प्रण लेते हैं कि वे होम्योपैथी की वैज्ञानिकता के प्रचार प्रसार में पूरे मनोयोग से लगे रहेंगे और इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। होम्योपैथी में हर रोगी के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को देखकर अलग दवा चुनी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि हर व्यक्ति के लक्षण एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए जानें होम्योपैथी से पथरी के इलाज के बारे में। हमारी विशेषज्ञ हैं CGHS में कार्यरत डॉक्टर दीक्षा भार्गव। आपसे बात कर रही हैं उषा। नमस्कार श्रोताओं, आज हम जिस विषय पे बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं वो है होम्योपैथी से पथरी का इलाज, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दीक्षा भार्गव। हमारा इस विषय पर आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि मानव शरीर में जो पथरी है वो क्यों बन जाती है? देखिए, मानव शरीर में जो पथरी है वो अलग अलग अंगों में बन सकती है। जैसे कि आम तौर पे ये गॉल ब्लैडर में बन जाती है, किडनी में बन जाती है। इसके अलावा पैंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड में भी हो सकती है। जो मेन रीजन है स्टोन्स होने का वो होता है कि जब हमारे अंदर फ्लूइड्स की कमी है और मिनरल्स और सॉल्ट्स की एक्सेस हो रही है। पर अलग अलग स्टोन्स अलग अलग सॉल्ट से बनते हैं। जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स की जो फॉर्मेशन है वो फैट से होती है, कोलेस्ट्रॉल से होती है। लेकिन जो हमारे किडनी में स्टोन्स पाए जाते हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो कैल्शियम सॉल्ट से होती है। देखिए, मेनली जो किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन है उसके बहुत सारे रीजंस है, बट जो मेन रीजंस है उसका है पानी कम पीना, पानी का सेवन कम करना या पानी की कमी होना। हमारी जो किडनीज है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं और फिल्टर करके जितने भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको ब्लड से निकालकर यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकालती है। लेकिन जब यूरिन कंसंट्रेट होने लगता है, यानी कि अगर यूरिन में पानी की कमी हो रही है, तो उस समय पे जो ऑक्सालेट सॉल्ट्स हैं या जो फॉस्फेट सॉल्ट्स हैं वे किडनी में ही कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कैल्शियम ऑक्सालेट एवं कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स बना देते हैं और फिर यही क्रिस्टल्स जुड़कर पथरी का आकार ले लेते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स है जो किडनी स्टोन से एसोसिएटेड है। जैसे कि अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है पहले से किडनी स्टोन्स की, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड का सेवन करते हैं, शुगरी फूड का सेवन करते हैं, या लंबे समय से आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से सफ़र कर रहे हैं, या आपको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जैसी बीमारी है, ओबेसिटी है, या एनिमल प्रोटीन का सेवन आप ज़्यादा करते हैं, या कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो किडनी स्टोन की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। जी, आपने जैसे किडनी स्टोन पर बताया और इसके स्टोन के कई प्रकार भी बताए, तो हम आपसे जानना चाहते हैं होम्योपैथी खास करके किस प्रकार की पथरी का इलाज करती है, कैसे उसकी पहचान की जाती है, लक्षणों को कैसे पहचाना जाता है? गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है वो एक सर्जिकल प्रॉब्लम है। वहाँ पे होम्योपैथिक सिम्टोमेटिकली पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, हम पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं, पर उसको दवाई के जरिए हम खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रीनल स्टोन्स है, जो किडनी स्टोन्स हैं, जिनका साइज जो 7 mm तक है, वहाँ पे आप सर्जरी से बच सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करके उनको विदाउट सर्जरी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। होम्योपैथिक में जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पेशेंट के सिम्टम को मेडिसिन के सिम्टम से मैच करके दिया जाता है। जिस मेडिसिन के सिम्टम सबसे ज़्यादा पेशेंट के सिम्टम से सिमिलर होते हैं, हम उसी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं और उसी मेडिसिन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथी में हम एक स्पेसिफिक मेडिसिन को नहीं बोल सकते हैं कि यही दवाई इस पेशेंट को रीनल स्टोन को ठीक कर देगी। होम्योपैथी में अनेक दवाइयाँ हैं स्टोन को ठीक करने के लिए, और ये दवाइयाँ अलग अलग सोर्सेज से ली जाती है, जैसे प्लांट किंगडम से, एनिमल किंगडम से, मिनरल्स से ली जाती है, सॉल्ट से ली जाती है, रेडिएशन से बनती है, नुसोट से बनती है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन की ड्रग एफिनिटी भी होती है, यानी अगर राइट किडनी में आपको स्टोन है तो अलग दवाई दी जाएगी और अगर लेफ्ट किडनी में स्टोन है तो आपको अलग मेडिसिन दी जाएगी। होम्योपैथी में हम जितने भी पेशेंट के सिम्टम्स हैं उनको बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, पूरे पेशेंट के सिम्टम्स को लेके हम उसे इंडिविजुअलाइज करते हैं, उसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी जो होम्योपैथी में खास है
कि जहाँ पे रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि पेशेंट को एक बार स्टोन निकल गया लेकिन 3 महीने बाद दोबारा किडनी स्टोन हो गया, ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन रिकरेंट टेंडेंसी को कम करने में काफ़ी सक्षम है। जी, आपने जैसे बताया कि हम लक्षणों को पहचान के फिर इलाज करते हैं, तो इन लक्षणों की पहचान कैसे की जाती है, जांच आदि किस प्रकार की जाती है? किडनी स्टोन्स के लक्षण की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो पेन होना, जिसे हम रीनल कॉलिक भी बोलते हैं। और किडनी स्टोन के पेशेंट को जो दर्द है वो तभी उठता है जब किडनी स्टोन मूव करेगा। अगर वो किडनी में मूव कर रहा है या वो किडनी से बाहर निकलकर यूरेटर में मूव कर रहा है या ब्लैडर में मूव कर रहा है, तभी होगा पेन, तभी उठेगा। और जो किडनी स्टोन का जो पेन है अक्सर एब्डोमेन यानी जो पेट की जो साइड्स हैं जिसे हम फ्लैंक्स बोलते हैं, वहाँ से उसका ओरिजिन होता है और वो पेन फिर आगे एब्डोमेन के फ्रंट में रेडिएट करता है। और अगर आपको स्टोन किडनी से निकलकर यूरेटर में आ फंसा है तो वही स्टोन एब्डोमेन से नीचे ग्रॉइन्स में जाता है। ग्रॉइन्स यानी जो फोल्ड है हमारा थाई और एब्डोमेन के बीच का जो फोल्ड है उसे ग्रॉइन बोलते हैं, वहाँ तक वो पेन रेडिएट करता है। लेकिन अगर स्टोन आपके जो लास्ट पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट है, जैसे यूरिथ्रा है, वहाँ पर आकर फंस गया है, तो ये पेन आपको एब्डोमेन से स्टार्ट होकर जेनाइटल ऑर्गन्स तक भी रेडिएट कर सकता है। और पेन काफ़ी शार्प होता है, इनटॉलरेबल होता है। पेन के साथ पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन भी हो सकती है। इसके अलावा यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। यूरिन पास करते समय दर्द हो सकता है, यूरिन पास करते समय जलन हो रही है या यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। और अगर आपको किडनी स्टोन्स की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो आपको ठंड लग के फीवर भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हर केस में जरूरी नहीं है कि साइन एंड सिम्टम्स हो। काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दें तो एक स्टैगहॉर्न कैलकुलस होता है जो कि काफी बड़ा होता है साइज में, 20 mm तक का स्टोन होता है जो पूरी किडनी को ऑक्यूपाई कर लेता है। और उसकी जो शेप है वो हिरन के जैसे सींग होते हैं, एंटलर्स होते हैं, उसकी शेप में होती है। लेकिन क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा तो कोई पेन भी नहीं होता। और वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि आप अल्ट्रासाउंड किसी और बीमारी के लिए कराने गए हैं और पता चलता है कि किडनी में इतना बड़ा स्टोन है। तो जरूरी नहीं कि हर बार कोई लक्षण हो किडनी स्टोन से, कभी कभी ये साइलेंट भी हो सकता है। लेकिन साइलेंट स्टोन्स भी हमारी किडनी को अंदर ही अंदर डैमेज करते रहते हैं, किडनी के टिश्यूज की स्कारिंग कर सकते हैं और अल्टीमेटली किडनी फेलियर तक में भी पहुंच सकती है। जी, तो होम्योपैथी में भी किस प्रकार की जांच, जो हम पूछना चाह रहे थे, की जाती है? जैसे एलोपैथी में एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, क्या होम्योपैथी भी इन तकनीकों का प्रयोग करती है? जी हाँ, होम्योपैथिक में भी वही तकनीक यूज होती है। डायग्नोसिस के जो टूल्स है वही है जो मॉडर्न साइंस में है, मॉडर्न हेल्थ में है। जैसे कि किडनी स्टोन्स का जो कॉमनली डायग्नोसिस है वो हम अल्ट्रासाउंड के जरिए, एक्सरे केयूबी के जरिए या सीटी स्कैन केयूबी के जरिए करते हैं। मैक्सिमम केसेस में जो स्टोन्स हैं वो अल्ट्रासाउंड में ही कैच हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में उनकी लोकेशन और उनकी साइज पता चल जाते हैं। लेकिन अगर स्टोन आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में है तो वहां पे आपको एक्सरे केयूबी कराना पड़ सकता है। और सीटी स्कैन केयूबी हम तब कराते हैं जब आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के थ्रू, या आपको कोई और चीज उसकी लोकेशन कंफर्म करनी है या साइज कंफर्म करना है, या कोई रेडियोलूसेंट स्टोन्स है यानी जिनकी शैडो एक्सरे पे नजर नहीं आते हैं, तो उन स्टोन्स को डायग्नोस करने के लिए सीटी स्कैन केयूबी भी कराया जाता है। इनके अलावा आप यूरिन टेस्ट भी कराएंगे रीनल स्टोन्स के पेशेंट में। रीनल स्टोन्स के पेशेंट में जो यूरिन है उसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की मात्रा ज्यादा मिलेगी, पस सेल्स अधिक मिलेंगे और कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल्स भी मिलेंगे। इसके अलावा हम किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है। ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि हमें किडनी की हेल्थ की मॉनिटरिंग करनी है। अक्सर किडनी स्टोन्स की वजह से जो किडनी की हेल्थ है वो डैमेज हो जाती है। किडनी के जो पैरामीटर्स हैं वो डिरेंज हो जाते हैं, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। तो कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें केएफटी भी कराना पड़ता है। और एक टेस्ट अगर पेशेंट्स करा सकते हैं जो मैं सजेस्ट करूंगी कि जिन पेशेंट को रिकरेंट रीनल स्टोन्स हैं उनको लैब एनालिसिस जरूर कराना चाहिए स्टोन का। यानी जैसे अगर आपको पथरी निकली है तो उस पथरी को कलेक्ट करके आप लैब में भेजें, उसका केमिकल एनालिसिस कराएं। और अगर आपको केमिकल एनालिसिस में पता चलता है कि वो स्टोन ऑक्सालेट से बना है या फॉस्फेट से बना है तो उसके अकॉर्डिंग जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं
आप उसको फॉलो कर सकते हैं। किडनी स्टोन की जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। तो उस केस में क्या होता है कि अंदर ही अंदर जो किडनी टिश्यूज हैं उनमें यूरिन इकट्ठा होने की वजह से, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, या यूरेटर में यूरिन इकट्ठा होने की वजह से, जिसे हाइड्रोयूरेटर कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में पस पड़ जाती है, किडनी टिश्यूज की स्कारिंग हो जाती है, और अल्टीमेटली जो किडनीज हैं वो आपकी AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी या ARF एक्यूट रीनल फेलियर में पहुंच जाती है और किडनी काम करना बंद कर देती हैं। अब जब किडनी काम करना बंद कर देंगी तो आपके ब्लड की फिल्ट्रेशन कौन करेगा, और ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होंगी तो जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन शामिल है। और अगर इनका लेवल बढ़ेगा तो ये आपके मस्तिष्क को, आपकी बॉडी को काफ़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो किडनी का इन्फेक्शन अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं स्टोन की वजह से जो हुआ है, तो ये इन्फेक्शन ब्लड के माध्यम से दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल सकता है और सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। जी डॉक्टर दीक्षा, अब हम होम्योपैथी में किडनी स्टोन के उपचार की यदि बात करें तो ये कितने समय के लिए चलता है और कितना कारगर आप इसको मानेंगी इसमें? देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का हम कोई फिक्स्ड शेड्यूल तो नहीं बता सकते हैं कि 2 महीने या 3 महीने। कभी कभी देखा गया है कि 15 दिन में ही पेशेंट का स्टोन या 1 वीक में ही पेशेंट का स्टोन बाहर आ जाता है, लेकिन किसी किसी पेशेंट में 3 महीने भी लग जाते हैं। तो हर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग इसका टाइम शेड्यूल होता है। बाकी जो 7 mm तक के स्टोन्स है, किडनी स्टोन का जो साइज है वो 2 mm से लेके 20 mm तक वेरी करता है, बट मेरे अनुभव के अनुसार जो 7 mm तक के स्टोन्स है वो सर्जरी के बिना, होम्योपैथिक मेडिसिन से, बिना दर्द के, बिना साइड इफेक्ट्स के आप निकाल सकते हैं। और जो रिकरेंट टेंडेंसी है स्टोन की वो भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा खत्म कर सकते हैं। जी, आपने ये जो दोबारा होने की बात कही कि ये दोबारा हो जाती है, तो किस प्रकार के उपचार को अपनाकर इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है होम्योपैथी में? होम्योपैथिक में अगर आपको इसको जड़ से खत्म करने की बात करें तो एक तो डाइटरी फैक्टर्स हो गए जिनकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगी। इसके अलावा होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। हर इंडिविजुअल को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके सिम्टम बारीकी से नोट किए जाते हैं और उसको इंडिविजुअलाइज करके उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे आपने बताया इसमें डाइटरी फैक्टर की भी भूमिका है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पथरी शरीर में बने ही ना, तो ऐसे में हम किस प्रकार की जीवन शैली को अपनाएं? हमारे श्रोताओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पानी का जो सेवन है वो पर्याप्त मात्रा में करना है। आपको 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना है। और जो लोग जिनका ऑक्यूपेशन है या हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, जिनको ज़्यादा पसीना आता है, उनको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए और अधिक पानी पीना है। लेकिन ये चीज़ जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनमें एप्लीकेबल नहीं होंगी। किडनी फेलियर के पेशेंट जैसे उनके डॉक्टर ने जितना वाटर इनटेक बताया उतना ही पानी पिए। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं खाने में जिसमें ऑक्सालेट या फॉस्फेट सॉल्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से अक्सर हमारे किडनी स्टोन बन जाते हैं, उनका सेवन हमें कम करना चाहिए। जैसे कि चुकंदर है, चॉकलेट्स हैं और चाय है, कॉफ़ी है, पालक है। और जैसे यूरिक एसिड के स्टोन्स जैसे प्रोटीन से बनते हैं तो आप एनिमल प्रोटीन का इंटेक कम रखिए, उसकी बजाय प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखिए। और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उन पे कट डाउन रखिए, जिसमें कैफीन और ऑक्सालेट्स भी ज़्यादा हैं, उनका इंटेक कम रखिए। बहुत ज़्यादा सॉल्टी और शुगरी फूड नहीं खाइए। इसके अलावा आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। जो लेमन जूस है उसको पानी में मिलाकर आप पी सकते हैं। उससे क्या होता है, लेमन जूस से यूरिन है उसमें साइट्रेट्स की अमाउंट बढ़ जाती है, और यूरिन में जब साइट्रेट की अमाउंट बढ़ती है तो जो अल्कलाइन यूरिन में स्टोन बनते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसा अभी डॉक्टर दीक्षा ने बताया कि होम्योपैथी में पथरी का इलाज किस प्रकार किया जाता है और खासकर किडनी की पथरी का इलाज, उस पर एक गहन जानकारी आज हमें डॉक्टर दीक्षा से मिली। डॉक्टर दीक्षा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। होम्योपैथी से पथरी का इलाज। अभी आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा भार्गव से। आपसे बात कर रही थी उषा। श्रोताओं, कैंसर एक जटिल और गंभीर बीमारी है जो शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित बढ़ने और फैलने के कारण होती है। सही समय पर उपचार और जीवन शैली में बदलाव से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आइए
आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी ही महिला से जिन्होंने अपने साहस और इच्छा शक्ति से कैंसर को हराया ही नहीं बल्कि हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गई। सुनिए कैंसर सर्वाइवर सीमा त्यागी की कहानी उन्हीं की जुबानी। आपसे बात कर रही हैं रश्मि गुप्ता। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला से करवा रहे हैं जिन्होंने काफी कम उम्र में इस बीमारी का सामना किया है और इससे लड़कर एक आम जिंदगी जी रही हैं और वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी। धन्यवाद। सीमा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपको कब पता चला कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है और आपको जांच के लिए जाना चाहिए? मुझे अप्रैल 2023 में जो है पता चला कि जो है कोई एक गांठ टाइप की जो है मेरे राइट ब्रेस्ट में हो गई है। तो मैंने हस्बैंड के साथ शेयर किया। तो उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो भी गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने जो भी हमें टेस्ट बोले जैसे कि अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम, तो वो टेस्ट हमने फिर वहाँ पर करवाए। उस समय क्या एज रही होगी आपकी लगभग? उस समय मेरी 45 के आसपास थी। तो उन्होंने क्या बताया? जो टेस्ट आपके हुए, रिपोर्ट्स आई, उनमें क्या पता चला? उसमें फिर यही था कि हाँ एक गांठ बन गई है जो कि उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है जी। तो उसको जो है डॉक्टर ने यही रिकमेंड किया कि आप इसको जो है निकलवा लीजिए, सर्जरी करवा के इसको जो है रिमूव करा दीजिए। तो क्या आपको कहीं ऐसा लगा कि मुझे सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है या वहीं से आप अपने ट्रीटमेंट के लिए गो थ्रू हो गई? नहीं, जैसे कि होता है कि हाँ भाई अचानक अगर कुछ भी पता चला है तो हम एक सिंगल ओपिनियन पे तो हम नहीं टिक पाते हैं जी। तो उसके लिए फिर जो है हमने जो है एक और दूसरे हॉस्पिटल में गए। हस्बैंड के एक कज़न है तो वहाँ पर वो सर्जन है, तो वहाँ पर हम गए। तो वहाँ पर उन्होंने जो भी हमें सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, तो हम फिर वही दोबारा से जो भी उन्होंने टेस्ट बताया डॉक्टर ने जी, तो हमने वो फिर सारे टेस्ट करवाए वहाँ पर। जैसे कि अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर से मैमोग्राम और MRI, CT स्कैन, पेट स्कैन, जो भी था सारे जो भी उन्होंने टेस्ट किए तो वो 2-3 दिन का समय जो है हमें फिर लगा उसको टेस्ट करवाने। जब आप वहाँ गई और ये सारे टेस्ट आपने करवाए, आपको डिटेक्ट हो गया, कंफर्म हो गया कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो डॉक्टर का क्या कहना था कि आप सही समय पर आई थी या आपका जो कैंसर था वो बढ़ चुका था? कौन सी स्टेज थी उस वक्त? वो स्टेज तो स्टेज 1 और ग्रेड 3 था। और वो जो उन्होंने टेस्ट किया था वो एक FNAC टेस्ट होता है। तो FNAC में वो जनरली एक सैंपल लेते हैं तो उससे फिर वो किसी भी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ हमें आगे जो भी प्रोसीजर लेना है वो किस तरीके से फिर करना होगा। सर्जरी है, कितने नंबर ऑफ जो है कीमोज मतलब सजेस्ट करते हैं कि हाँ कितनी कीमोज चाहिए आपको, कितने जो है रेडिएशन चाहिए। तो एक टेंटेटिव आइडिया जो है वो हमें उस वाली रिपोर्ट से मिल जाता है। तो जैसे जैसे वो सजेस्ट करते गए तो वैसे वैसे मैंने उस प्रोसीजर को। तो जब आपको डिटेक्ट हुआ, आपको कंफर्म हो गया, तो क्या रहा फिर? किस तरह से आप अपनी जर्नी आपने स्टार्ट की? कैंसर जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। एक बहुत बड़ी वो लगता है कि हाँ शायद से ये लाइफ का एंड है। एक फर्स्ट थॉट तो आपको यही आता है। पर लेकिन वही है, थोड़ा सा पूरा जैसे ही पता चला तो पूरी फैमिली को जो है सभी को परेशान रहे सभी। बट यही था कि हाँ सब फैमिली का सपोर्ट हुआ। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मन अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया कि जो है हाँ नहीं ये एक सोल्यूशन नहीं है कि हाँ हम मतलब परेशान हो या कुछ हो, ऐसा नहीं है। अगर बोलते भी हैं कि हाँ अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलें आगे तो ज़रूर मतलब आपको अच्छा कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। कैंसर का इलाज लंबा है और आपको कई तरह से कमज़ोर बनाता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ हिम्मत से इसका मुकाबला किया जाए तो आप सफल हो सकते हैं। एक जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है। तो सीमा जी, कैंसर से अपने उपचार के दौरान आपने खुद को कैसे सकारात्मक रखा? वो कौन सी बातें थी? किस तरह से आपने खुद को पॉजिटिव बनाए रखा? मेन तो यही था कि जैसे कि एक महिला के लिए सबसे पहले उसके बच्चे होते हैं। मुझे यही था कि हाँ बच्चे अभी इस एज पे नहीं है कि हाँ वो एस्टेब्लिश हो गए हैं या कुछ भी है। वो एक बहुत बच्चों के लिए आप कह सकते हैं क्रिटिकल एज थी। तो किस एज में थे बच्चे? टीनेज में थे या बड़े हो चुके थे थोड़े? बेटा टीनेज में था जी, वो 10th क्लास में था और बेटी जो है वो बीटेक कर रही थी, उसका 2nd ईयर था। तो उसके बाद जो है तब यही लगा कि हाँ बच्चों के साथ हम इतनी मेहनत कर रहे थे, कुछ भी था, क्योंकि पहले मैं वर्किंग भी थी तो मैंने बीच में जो है ब्रेक लिया कि हाँ बच्चों को जो है थोड़ा सा टाइम दे पाऊँ, उनको थोड़ा सा समय देने की वजह से। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, उनके साथ बच्चों के साथ लगे। अचानक जब इस तरीके से इस बीमारी का पता चला या कुछ भी था तो तब यही एक सोच आई कि नहीं बच्चों के साथ अगर मेहनत किए तो उनको
उस मुकाम पर तो जाते हुए मैं देख पाऊँ, कम से कम बच्चे सफलता सेट हो जाएं, अपने मुकाम पर पहुंच जाएं और आप उन्हें देख सकें, बढ़ता देख सकें। अच्छा, आपका ये ट्रीटमेंट कितने समय चला? ये पूरा जो जब से आपको पता चला और जब आप अब आप पूरी तरह से ठीक हैं? हाँ जी, मैं पूरी तरह। तो ये पूरा समय कितना समय लिया इन्होंने? 6 महीने का समय लिया ये। ओके, तो क्या अभी भी आप इसके फॉलोअप्स लेती हैं या कोई ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है? ट्रीटमेंट तो वैसे नहीं चल रहा है कोई भी, पर लेकिन ये है कि फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उसके दौरान जो है, जैसे कि जो भी उन्होंने इलाज सजेस्ट किया था जी, तो उसके अंदर था कि आप कीमोथेरेपी के लिए कीमोपोर्ट ये लोग इंसर्ट करते हैं। ओके, कीमोपोर्ट। हाँ जी जी। तो उसको जो है कीमोथेरेपी ओवर होने के बाद उसको ये है कि जब आपका रेडिएशन भी हो गया, पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद ये लोग 3 महीने पे जो है बोलते हैं कि आपको विजिट करना है जी। और जो कीमोपोर्ट है उससे जो है एग्जैक्टली वो लोग जो है एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ अंदर कोई प्रॉब्लम वैसी तो नहीं है। तो कीमोपोर्ट का जो वो लोग फ्लशिंग बोलते हैं इसको जी। तो कीमोपोर्ट फ्लशिंग के थ्रू उन्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके। तो क्या कीमोपोर्ट अभी भी लगा हुआ है आपकी, या उसको रिमूव किया जाता है बाद में, या वो परमानेंट लगा रहता है? नहीं, वो जनरली जो है इलाज के दौरान ही लगाया जाता है, उससे पहले ही जब जैसे इलाज होता है तो उससे पहले, क्योंकि क्या होता है कि ये ड्रिप लगा लगा के बारी बारी उसको जो है पेशेंट को ज्यादा पेन ना हो, इसलिए कीमोपोर्ट जो है इंसर्ट किया जाता है। तो उसके बाद जो है डॉक्टर्स का जनरली होता है कि हाँ हम 1-2 साल तक कीमोपोर्ट रखते हैं। तो उससे ये है कि हाँ अगर कोई जनरली क्या होता है कि डॉक्टर्स में या किसी में भी ये एक परसेप्शन होता है कि हाँ कहीं ऐसा ना हो, मे बी चांसेस हो रीअकरेंस के, दोबारा जो है कहीं बढ़ ना जाए या कोई भी परेशानी हो। तो उसके लिए वो लोग जो है उसको प्रिकॉशनरी जो है 2 साल तक रखते हैं। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए आपकी इस कैंसर की जर्नी में? ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग कह सकते हो, या मतलब जो मेन जिस सबको डर लगता है कि हाँ कीमोथेरेपी होनी है तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी या क्या है, तो मेन यही है कि कीमोथेरेपी से जो है आपका एक तो बाल झड़ेंगे ही, पहले डॉक्टर्स जो है बता भी देते हैं ये सब चीजें, और प्लस आपका टंग का जो है वो टेस्ट जो होता है खाने पीने का जी, वो भी बिल्कुल चला जाता है। जनरली क्या होता है कि महिलाओं में अगर ये कीमोथेरेपी होती है तो उस दौरान जो है आपका जो है हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी स्टॉप हो जाता है। उसके बाद तो वैसे कीमोथेरेपी के बाद जो मेरे केस में है कि मेरा तो स्टॉप ही हो गया, वो मेनोपॉज हो गया, अर्ली मेनोपॉज। तो अच्छा सीमा, जैसे आप कैंसर से अब कैंसर को मात दे चुकी हैं, आप एक कैंसर वॉरियर हम आपको कह सकते हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, तो अभी भी आप कोई प्रिकॉशंस लेती हैं अपने लाइफस्टाइल में या खान पान में, या खुद को कैसे अभी भी मेंटेन रखते हैं? जब से मेरा जो ये सब परेशानियां रही और इलाज हुआ तो उसके बाद से फिर मैंने जो है अपना खान पान और अपना जीवन शैली इसको काफ़ी बदलाव लेकर आए। क्या बदलाव आप लेकर आए? मेन तो जैसे कि ये है कि आप खान पान जो है जो पैक्ड फूड हैं या आपके जंक फूड हैं जो हम बच्चों को तो कह देते हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ हम भी खाते हैं जी, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। ओके कि बच्चों को अगर हम कह रहे हैं तो उस चीज को हम भी खुद थोड़ा सा फॉलो करें। जीवन शैली में यह है कि थोड़ा सा अपना जो है एक्टिव रहें, बेशक योगा करें या वॉक के लिए जाएं, मेडिटेशन करें, कुछ भी हॉबीज को एनहांस करें, कुछ भी करें। डांस करने का मन है डांस करें, एटलीस्ट वो उनका आधा घंटा जो उनके लिए होगा और डेफिनेटली उनको अच्छा एक फील आएगा। वास्तव में कह सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए मरीज को मजबूत हौसले के साथ साथ अपनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो कैंसर से आपके बचाव की इस जर्नी में आपके बिगेस्ट सपोर्ट कौन थे? इस जर्नी में मेरे जो बिगेस्ट सपोर्ट थे वो मेरे हस्बैंड रहे, और वैसे तो पूरी फैमिली का ही काफ़ी सपोर्ट था, पर लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट था। किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आपको ठीक होना है? कुछ बताना चाहें यदि आप? हाँ जी, हस्बैंड का यही था कि हाँ ऐसा नहीं है, अगर कोई परेशानी आई है तो उससे ये नहीं कि हाँ हम उससे भागें, उस परेशानी को जो है देखते हुए आगे उससे बढ़ना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें होती हैं।
इस वक्त इस कैंसर से जूझने वाली, ब्रेस्ट कैंसर से जूझने वाली बहुत सी महिलाएं हमें सुन रही होंगी या फिर अपना इलाज करा रही होंगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन सभी के लिए मेरा यहाँ एक यही संदेश होगा कि जो है अपना खान पान और अपनी जीवन शैली को सुधारें और अपने को समय दें, प्लस आप रूटीन चेकअप जरूर करवाएं और जो भी डॉक्टर्स कहें, उसके जो भी टेस्ट बोलें उसके लिए जरूर जाएं। पॉजिटिव रहेंगे, एक आशावादी बन के रहेंगे, नजरिया रखेंगे तो जरूर जो है उनको जो भी मुसीबतें हैं उससे बाहर आ सकते हैं। सीमा जी, आप यहाँ आई, आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम की फीडबैक के लिए आप हमें लिख सकते हैं हमारी मेल आईडी पर healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।